जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। बाहुबली सीरीज के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। और आज हम आपके पांचवें चैप्टर समकालीन दक्षिण एशिया के बड़े वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों का, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का अभ्यास कर लेते हैं। और आपको पता है इस चैप्टर से एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का प्रश्न है वो आना है। छोटे प्रश्न तो हर चैप्टर से आने हैं, लेकिन इस चैप्टर से 2 नंबर का एक और 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो उस हिसाब से तैयार कर लेते हैं भी सुपर इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। पहले सामान्य प्रश्न से अपनी बात स्टार्ट करते हैं भी दक्षिणी एशिया से क्या अभिप्राय है। क्योंकि चैप्टर का नाम है ये, तो सबसे पहले आपको ये आना ही चाहिए। उन 7 देशों के नाम अच्छे से याद हो आपको। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव को दक्षिण के देश के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी एशिया के देश के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिणी एशिया में इन 7 देशों के नाम लिखने हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा। अब हम 2 और 3 नंबर प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है, क्या श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र को समझाइए। ये प्रश्न आ जाए। चाहे श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किन की भूमिका प्रमुख रही, वो आ जाए। उत्तर सेम रहेगा। देखिए, श्रीलंका 1948 में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक यहाँ लोकतंत्र कायम है। श्रीलंका को सिंहली और तमिल समुदाय के जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा। इसमें 2 समुदायों की लड़ाई, सिंहली और तमिल। सिंहली श्रीलंका के मूल निवासी थे और तमिल जो भारत से जाकर श्रीलंका में बसे। श्रीलंका में सिंहली समुदाय बहुसंख्यक है और जो अल्पसंख्यक तमिलों के खिलाफ है। यह संघर्ष मुख्य रूप से तमिलों द्वारा श्रीलंका में अलग राष्ट्र की मांग और संसाधनों पर अधिकार के लिए था। वहीं दूसरी ओर सिंहली समुदाय द्वारा लगातार उनकी इस मांग का विरोध किया जाता रहा था। वो कह रहे थे, यार देश हमारा, ये बाहर से आकर हमें यहाँ फिर एक नया राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन लिट्टे, इसकी पूरा नाम भी याद रखिए, श्रीलंका सेना के साथ एक अलग देश की मांग के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था। मई 2009 में श्रीलंका सेना द्वारा लिट्टे का जो प्रमुख था प्रभाकरण, उसके मारे जाने के बाद श्रीलंका में वर्षों से चला आ रहा गृह युद्ध है वो समाप्त हो गया। तो इस तरीके की बातें आपको इसमें लिखनी है। जो भी आपने याद कर रखी है कोई दिक्कत नहीं, बस एक तरीका भी, ये भी 3 नंबर में बहुत बड़ा उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। क्या पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र की व्याख्या का प्रश्न आ जाए। चाहे पाकिस्तान के लोकतांत्रिकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं ये आ जाए। ध्यान रख लेना, नीचे वाला तो छप ही चुका है। पाकिस्तान के लोकतांत्रिकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए आप। देखिए, पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में सेना बहुत प्रभावशाली है। यही कारण है कि बार बार सैनिक शासन लोकतंत्र को कुचलता रहा है। जैसे राजनीति में सेना का हस्तक्षेप, ये किसका उत्तर हो गया अच्छे से भी। लोकतंत्र में कौन कौन सी कठिनाई है वहां, डेमोक्रेसी में, पाकिस्तान में राजनीति में सेना का हस्तक्षेप है वहां। दूसरा, राजनीति में कट्टरपंथी धार्मिक नेताओं का दबदबा है। तीसरा, विदेशी ताकतों का वहां पर हस्तक्षेप है। जैसे अभी हाल ही में क्या हुआ, अमेरिका के हस्तक्षेप करने से इमरान खान की सरकार चली गई। चौथा, राजनीतिक दलों और नेताओं के संकीर्ण स्वार्थ है, उन्हें देश हित से कोई मतलब नहीं है, अपने हित से मतलब है। चारों पॉइंट घोट लीजिएगा, अच्छे से समझ लेना बात को। ये 4 बातें किस प्रकार से हो रही है पाकिस्तान के संबंध में। अब आ रहा है भी वहां लोकतंत्र की स्थापना की बात आ जाए तो थोड़ी बहुत लाइनें इसमें ऐड करनी है। पाकिस्तान में पहला संविधान बनने के बाद देश की बागडोर जनरल अयूब खान ने संभाली। अब कई जगह क्या सन तारीखें हैं, नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं, नाम लिख दीजिए आप। जनरल अयूब खान ने संभाली, इसके बाद याहिया खान, उसके बाद जियाउल खान, फिर परवेज मुशर्रफ ने सैनिक शासन की स्थापना की। तो सैनिक शासन स्थापित करने वालों के नाम आगे। कुछ समय के लिए जरूर जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में डेमोक्रेट सरकार है वो रही। 2008 से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता है वो शासन कर रहे हैं। तो प्रमुख चुनौतियां भी आ गई चारों, और उसके बाद किस प्रकार से लोकतंत्र का स्थापना हुई उसका शॉर्ट तरीके से हम इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 या 3 नंबर के हिसाब से तैयार करना है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा, बांग्लादेश। हमने श्रीलंका किया पड़ोसी देश, पाकिस्तान किया, अब बांग्लादेश की बात कर ले, जिसको आज़ाद कराने में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना की चर्चा करें अथवा बांग्लादेश में लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों की व्याख्या करें, किसी रूप में आ जाए चाहे प्रश्न।
तो आप इस प्रकार से, जैसे मैं कहता हूं बार बार, हर तरीके से आपको बताता हूं। आप इन प्रश्नों को ऐसे पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हो, थ्योरी रूप में भी लिख सकते हो। पहला पॉइंट हम बना लेते हैं कि आज़ादी के तुरंत बाद स्वतंत्र बांग्लादेश की सरकार का गठन हो गया 1971 में। बांग्लादेश ने अपना एक संविधान बनाया। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के संविधान में संशोधन किया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता दी। तो संसदीय प्रणाली को छोड़ा और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को परमिशन दी। उसके बाद शेख मुजीब ने अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को भी समाप्त कर दिया। देखो भाई, मुजीबुर रहमान की हिम्मत, जिससे बांग्लादेश में तनाव होना ही था भी तनाव। तो अगस्त 1975 में बांग्लादेशी सेना ने शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ बगावत कर दी और सेना द्वारा शेख मुजीबुर रहमान मारे गए, उड़ा दिया उसको। नए सैनिक शासक जियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 के चुनाव में ये विजयी रहे। और जियाउर रहमान की हत्या के बाद फिर जनरल इरशाद नए सैनिक शासन बने। 1990 में जनता के विरोध से इरशाद को राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ा और 1991 में बांग्लादेश में चुनाव हुए। इसके बाद वहां बहुदलीय चुनावों का आधारित लोकतंत्र है वो कायम है। तो जैसे पाकिस्तान वाले में अलग अलग आर्मी जनरल के नाम थे, वही नाम इसके अंदर है। थोड़ा सा आप इनको रफ वर्क करेंगे, याद रह जाएगी। तो इस प्रकार से बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना की बात है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी एशिया की शांति और सहयोग में सार्क का क्या योगदान है? भी इसमें सार्क दक्षेश है वो किस प्रकार से अपना योगदान दे रहा है? तो देखिए, सार्क ने अपने 8 सदस्य, बाद में अफगानिस्तान भी शामिल हो गया, तो वर्तमान में सार्क के 8 मेंबर है। सार्क ने अपने 8 सदस्य देशों को एक दूसरे के नज़दीक लाने का कार्य किया है, जिससे उनके मध्य जो टेंशन है वो कम हुई है। दूसरा, सार्क के सदस्य देश आपसी बैठकें करते हैं, जिससे छोटे मोटे मतभेद है वो आसानी से सुलझ जाते हैं। हालांकि रियल में ऐसा बहुत कम है, अब तो सार्क की हालत बहुत खराब है, लेकिन अब हमें तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जवाब देना है भाई। सार्क के सदस्य देशों में 2004 में साफ्टा पर हस्ताक्षर किए। इससे संपूर्ण दक्षिणी एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वायदा भी किया हुआ है। तो इसमें आप ये कम से कम 3 पॉइंट आप जरूर याद रख लें। अगला प्रश्न देखिए, छठा, कि ऐसे 2 मसलों के नाम बताइए। इस एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न है भी, ध्यान रख लेना। एक तो ये पूछा जा रहा है भी भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग वाले 2 बिंदु लिखो, और दूसरा कहा जा रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में असहमति विवाद वाले 2 बिंदु। ध्यान रखिए, इसमें 2 प्रश्न है, 2-2 नंबर का प्रश्न आ सकता है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग के 2 मसले। एक तो है बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। दूसरा, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर दोनों देशों में सहयोग है। ये 2। और विरोध या विवाद की बात करें तो दोनों देशों के मध्य गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल के बंटवारे की समस्या है। दूसरा, भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने क्षेत्र से रास्ता देने से बांग्लादेश है वो इनकार कर रहा है। तो इसकी वजह से भी भारत और बांग्लादेश के बीच है थोड़े संबंध है वो खटाई में पड़ जाते हैं। तो ये दोनों आप ध्यान रख लेना, किन पर विवाद है और किन पर सहमति है। अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिएगा, नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए? भी नेपाली लोग हैं, वहां डेमोक्रेसी है वो कैसे स्थापित हो गई, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। नेपाल पूर्व में एक हिंदू देश था। लोकतंत्र समर्थक आंदोलन से, लोकतंत्र का जो समर्थन करने वाले लोग थे, उनसे मजबूर होकर राजा ने 1990 में वहां नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली। लेकिन नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा रहा और समस्याओं से भरा रहता, रोज नई प्रॉब्लम आती। 1990 के दशक में ही राजा की सेना एक पक्ष, दूसरा लोकतंत्र समर्थक और तीसरा माओवादियों, इन तीनों के बीच में संघर्ष भी शुरू हो गया, जिसे त्रिकोणीय संघर्ष कहा जाता है नेपाल का। 2002 में राजा ने क्या किया, संसद को भंग कर दिया और लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। अप्रैल 2006 में वहां फिर लोकतंत्र समर्थकों ने प्रदर्शन किए, हड़तालें की, तो राजा ने पुनः संसद को बहाल कर दिया। बड़ा खेल सा चलता रहा और 2008 में नेपाल राजतंत्र को खत्म करने के बाद वहां लोकतांत्रिक गणराज्य है वो बन गया। तो इतनी बातें आप इस प्रश्न के अंदर
ऐड कर सकते लिख सकते हो। आप चाहें तो कम ज़्यादा वो अपने हिसाब से, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कुछ और तथ्य याद है वो लिख सकते हो, इनमें से एक आधी बात नहीं याद रही तो कोई बात नहीं। एक चीज़ ध्यान रख लेना, बड़े प्रश्नों का सीधा सा फंडा होता है, उस प्रश्न की जो डिमांड होती है उत्तर की, वो सार गर्भित जो बात है, मूल बात है, वो उत्तर के अंदर आ जानी चाहिए ताकि अंक आपको पूरे मिल सके। अगला प्रश्न है, हम अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे हैं। दक्षिणी एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती हैं? हम कह रहे हैं भी दक्षिणी एशिया में आपस में सहयोग के लिए गठबंधन बना लिया सार्क, लेकिन इन पर भी बाहरी शक्तियों का प्रभाव रहता है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, आपने देखा होगा मॉडल पेपर में आया भी है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो बाहरी जो शक्तियां, उनमें चाइना और संयुक्त राज्य अमेरिका है, इन दो का नाम आता है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दोनों ही दक्षिणी एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। एक नंबर, एक दो बातें इसकी लिखनी होती है बस। चीन की साझेदारी पाकिस्तान के साथ है और यह भारत चीन संबंधों में एक बड़ी कठिनाई है। चीन हमेशा पाकिस्तान की अंगुली लगाता रहता है, जिससे भारत और चीन के संबंध खराब हो जाते हैं। दूसरा, अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान से अपना संबंध अच्छा किया है। वह भारत पाक के बीच मध्यस्थता की भूमिका भी निभा रहा है और कोशिश करता रहता है। इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक सुधार हुए हैं और उदार नीतियां भी अपनाई गई हैं। तो इस प्रकार से ये 2 पॉइंट आप इसमें से कम है वो जरूर तैयार कर लें। तो ये था आपका दक्षिणी एशिया वाले अध्याय के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन। इनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी।